नमस्कार दोस्तों। पाठ्यक्रम के दूसरे और अंतिम दिन के प्रथम सत्र में सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। आज का प्रथम सत्र का विषय है साइंटिफिक मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एथिक्स। मेरे लिए भी एक नया विषय है और यह सत्र श्री अरविंद मिश्रा जी, उप निदेशक वन, अध्यक्ष क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान द्वारा लिया जाएगा। यदि आपने इससे पहले संस्थान में कोई भी पाठ्यक्रम अटेंड किया होगा तो आप लोग मिश्रा जी से भली भांति परिचित होंगे, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ये कोर्स यहाँ पर संस्थान में अटेंड कर रहे हैं तो मैं सर का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। ये श्री मिश्रा जी 1989 में IRS अधिकारी के रूप में सेवा में आने से पूर्व मर्चेंट नेवी के साथ कार्य कर चुके थे और श्री मिश्रा जी लगभग 9 सालों से अलग अलग समय अंतराल के मध्य RTI से जुड़े रहे हैं और मिश्रा जी की विभिन्न क्षेत्रों में अभिरुचियां हैं और इस चीज को हम इस प्रकार से भी जान सकते हैं कि उनके पास एक तरफ भातखंडे विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातकोत्तर की उपाधि है तो दूसरी तरफ उन्होंने LU से लॉ की डिग्री भी उनके पास है और जैसा देखिए दोनों ही अलग एकदम डिफरेंट क्षेत्र हैं। जो सर हैं वो विज्ञान और कला का अध्ययन करना पसंद करते हैं और हमारी जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी और प्राचीन शिक्षा में गहरी रुचि रखते हैं। और सर के बारे में मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि सर जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम सबसे बहुत आगे हैं। उन्हें हमसे ज्यादा नॉलेज है। जो आज की युवा पीढ़ी है उनसे ज्यादा वो टेक्नोलॉजी मतलब किसी भी ऐप के बारे में पूछ लीजिए और डिपार्टमेंटल सॉफ्टवेयर हो, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मिश्रा जी बता देंगे और वो बहुत आराम से हम लोग को बताते भी है, समझा भी देते हैं। पिछले साल जब वेबिनार शुरू हुआ ये एकदम नया कॉन्सेप्ट था हम लोगों के लिए, तो सर ने ही हम लोगों को पूरा एक तरह से ट्रेनिंग दी कि आपको कैसे वेबिनार करना है, अटेंड करना है और क्या क्या फंक्शन है, आप इसमें क्या क्या कर सकते हो। सर ने पूरा 2 महीने तक हम लोग को ट्रेन किया। उसके बाद हम लोग इतने एबल हुए कि हम लोग ये ले पा रहे हैं कोर्स। और जो हमारा दक्ष पोर्टल है और जो ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन जो डिपार्टमेंटल परीक्षा के लिए पोर्टल आया है परीक्षक, उसमें भी सर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज के सत्र में उनका विषय जो वो हम लोग को पढ़ाएंगे वो भौतिक जीव विज्ञान और अन्य विज्ञानों के माध्यम से जीवन के अस्तित्व और नैतिक दृष्टिकोण की वास्तविकता की पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नया विषय, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट। तो मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए मिश्रा जी को आमंत्रित करती हूँ और हम सब एक साथ नहीं आ रहा। हेलो, मैं मिश्रा जी को साउंड नहीं आ रहा है। साउंड नहीं आ रहा है। यहाँ से तो सब ठीक है। मैम हमारे यहाँ तो आ रहा है। आप लोग क्लियर करिए किसके पास नहीं आ रहा है। मेरे यहाँ से सब कुछ ठीक है, आप अपना कनेक्शन चेक करिए।
अब आ रही है आवाज? बहुत बढ़िया से आ रही है। ओके, तो मिश्रा जी आपका क्लियर स्वागत आवाज आ है। रही है। मिश्रा जी आपका स्वागत है और आप अपना क्लास लेना शुरू कर सकते हैं सर। सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार, स्वागत। और इस सत्र में हम ये कोशिश करेंगे कि रियलिटी जो हमारे चारों तरफ है या हमारे इर्द गिर्द है, हमारे अंदर है, उसको समझने की कोशिश करें। और बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, तो उसके लिए जिन टूल्स के पास हैं हम लोग, जैसे जो साइंटिफिक टूल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज तक, उनका अगर इस्तेमाल करके हम इसको देखने की कोशिश करें तो शायद हम कुछ मीनिंग इसमें निकाल पाएंगे। फ्रेंड्स, मैं हालांकि इस्तेमाल करूंगा एक पीपीटी का, लेकिन पीपीटी के शब्दों पर मैं बिल्कुल एकदम फिक्स होके नहीं बात करूंगा, और इसलिए जो मैं बात कह रहा हूं आप उसको ध्यान देने की कोशिश करिएगा। आज के समय में हम सब एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं, और इसलिए हमारी जो नज़र है और हमारा दिमाग हमारी जो एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है उसके पास सहसा चला ही जाता है, और चाहते हुए भी हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और जब तक हम रियलिटी के एंगल को नहीं समझते हैं ठीक से, तब तक क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, इसके बीच में फर्क करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो एथिक्स जो है वो एक तरह की इस प्रकार की इंक्वायरी है कि जिसमें कि हम ये विवेकशीलता अपने आप में उत्पन्न करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एथिक्स तक पहुंचने के लिए मैंने विज्ञान का रास्ता चुना है आज के सत्र के लिए, जिससे जो भी बात हम एथिक्स की करें वो हमें ऐसे लगे कि ये मानने लायक है। तो मैं शुरुआत करता हूं और मैं अपना पीपीटी को आपके सामने शेयर करूंगा। मेरे कई शब्दों पे ध्यान दीजिएगा और फ्री महसूस करके बीच में कहीं भी आप हस्तक्षेप करना चाहें, मेरी बात को गलत कहना चाहें, मेरी बात में इजाफा करना चाहें, तो आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा, बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं, और मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। मेरा जो स्क्रीन है शायद आपको दिख रहा होगा, जहां लिखा है साइंटिफिक अप्रोच टू रियलिटी। ये स्क्रीन देख पा रहे हैं आप सब लोग? सर अभी तो नहीं, हाँ अब दिख रहा है सर, ठीक है दिख रहा है। वंडरफुल। साइंटिफिक अप्रोच टू रियलिटी एंड एथिकल इंक्वायरी। सबसे पहली बात, सबसे मूलभूत बात और सबसे महत्वपूर्ण बात
ये है कि हम मानव हैं, हम अपने आप को मानव की तरह देखते हैं, ह्यूमन बीइंग्स की तरह देखते हैं, और हम अपने आप को जीवित की तरह देखते हैं, और इस जीवित चीज की तरह देखते हुए हमारे आसपास की जो एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है उसको समझने के लिए हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, जो सबसे कारगर टूल जो हमको लगता है वो ये है कि वो है हमारी सेंसेस। हमारी सेंसेस हमको, जिनसे हम देख पाते हैं, जिनसे हम सूंघ पाते हैं, जिनसे हम सुन पाते हैं, जिनसे हम टेस्ट कर पाते हैं, या जिससे हम कोई चीज महसूस कर पाते हैं। यदि मैं आपसे ये कहूं कि ये सारी सेंसेस मैं आपके हटा लें, हम आपसे हटा लें, ना आप देख सकें, ना आप सूंघ सकें, ना आप सुन सकें, ना आप टेस्ट कर सकें, और ना आप महसूस कर सकें कुछ भी। यदि ये 5 फैकल्टीज आपकी खत्म हो जाएं, तो मैं चाहूंगा कि आप में से कोई ये बताए कि किस प्रकार का एहसास उसे हो रहा होगा रियलिटी का। यदि ये पांचों चीजें नहीं होंगी, क्योंकि देख के किसी चीज को अनुभव करना, सूंघ के किसी चीज को अनुभव करना, ये पांचों चीजें नहीं है, तो कैसा एहसास हो सकता है रियलिटी का इन पांचों चीजों के ना होने पे? क्या कोई अपने आप को व्यक्त करना चाहेगा इस पॉइंट पे कि अगर ये पांचों में से कुछ भी नहीं है आपके हमारे पास, तो हम अपने आसपास के रियलिटी को या हम एग्जिस्टेंस को कैसे परसीव करते होंगे? क्या हमारे अंदर कोई भावना होगी इन सारी चीजों के ना रहने पे? जो भी व्यक्ति सुन रहे हैं उनमें से हम चाहेंगे कि कोई एक व्यक्ति अपने आप को इस पे व्यक्त करे कि ये जो सर ये 5 सेंस नहीं रहेंगे तो कुछ महसूस ही नहीं होगा, कुछ मतलब एग्जिस्टेंस ही नहीं पता चल पाएगा। ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल सुनापन है, कुछ है ही नहीं, मतलब हमारे चारों तरफ, जी। मेरे ख्याल। अच्छा, तो जी। आप आसपास के बारे में आप कुछ नहीं जान पाएंगे या कुछ उसके बारे में भावना पैदा नहीं कर पाएंगे अपने अंदर, तो ये सर बताइए कि आपको जीवित होने का एहसास होगा क्या? हमारे ख्याल से तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब कुछ महसूस ही नहीं कर पाएंगे, कुछ देख ही नहीं पाएंगे तो लगेगा अपना एग्जिस्टेंस ही नहीं समझ पाएंगे हम, जो हम एग्जिस्ट कर भी रहे हैं, यहाँ तक मुझे लग रहा है सर। यानी कि जीवित होने का एहसास क्या हम इन सेंसेस से ही प्राप्त कर पा रहे हैं? इसके अलावा राइट, हमारे जी पास सर। कोई जीवित होने का एहसास नहीं है? नहीं सर, हमारे ख्याल से तो नहीं है फिर। तो यानी कि अगर हमारे पास हमारे बॉडी में ये सेंसेस ना होती तो हम जीवित सर होने का एहसास नहीं कर सकते थे। ये नहीं कर सकते थे मेरे विचार से सर। क्या सर ऐसा कुछ हो सकता है कि इसके अलावा कुछ आपके पास कोई और सेंस होती, 5 के अलावा, उससे आपको जीवित होने का एहसास हो सकता था? इसके अलावा और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए कि जब देख ही नहीं सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, ना हियरिंग कर सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, फिर तो और कुछ बचा ही नहीं फिर इसके अलावा तो। जी इसमें जी। तो कोई एक तो रहना आवश्यक है कि किसी एक चीज के रहने से ही हमें टचिंग अपने एग्जिस्टेंस का पता है। जी। सर और कोई कुछ कहना सेंस चाह ऑफ रहा है? सर सेंस ऑफ फीलिंग अगर टचिंग वाला अगर रहेगा तो जैसे प्लांट्स वगैरह फील करते हैं उसी तरह वो मतलब एहसास कर सकते हैं फीलिंग का। अगर टच वाली फीलिंग होगी तो? जी सर। नहीं, टच वाली भी फीलिंग नहीं है ना। अगर पांचों ये नहीं है, मान लीजिए कि जी आपको कान नहीं दिए गए, आपको दिमाग आपको दिया गया है, कान आपको नहीं दिए गए, आपको आंखें नहीं दी गई हैं, आपको, आपके पास नाक नहीं है, आपके पास जीभ नहीं है,
और नर्वस सिस्टम नहीं है आपके पास फील करने वाला। फिर तो दिमाग भी काम नहीं करेगा सर, क्योंकि दिमाग को भी इसी से सेंस से मतलब मैसेज पहुंचता है, फिर तो जी वो भी डेड ही समझिए, माइंड भी मुझे। जी, तो कहने का मतलब ये कि ब्रेन को जो मैसेज पहुंच रहा है वो इन्हीं सेंसेस से पहुंच रहा है, इसके अलावा राइट ब्रेन राइट सर, का राइट। कोई इनपुट नहीं है, नो नो, मेरे विचार ब्रेन से का ऐसा अपने नहीं आप है में सर, कोई कुछ इनपुट नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है फिर। अच्छा ये बताइए कि आप सो जाते हैं, सर सर सोने के बाद ये पांचों फैकल्टीज आपकी आपका एहसास रहता है इन पांचों फैकल्टीज का सोने के बाद, जब गहरी महसूस कर निद्रा में आप हैं? महसूस करने का तो रहेगा ही सर। मान लीजिए हमारे शरीर में कुछ ये इंजेक्ट किया जाएगा नींद में भी, तो तुरंत आदमी नींद से जाग जाएगा, क्योंकि महसूस होगा तभी नींद से जागेगा, तुरंत जो है सो एहसास हो जाएगा। वो तो चलो बाहर आ गया, जब नींद से जाग गया तब एहसास हो रहा है, लेकिन जब वो डीप हाँ नींद में है और कोई इनपुट नहीं है बाहर से, सर। तो ये जो पांचों जो इनपुट्स हैं, इसका कोई एहसास गहरी निद्रा में उसको रहता है कि मैं देख सकता हूँ या मैं सुन सकता हूँ या मैं सूंघ सर सकता हूँ? सर ब्रेन तो सर काम करता है गहरी नींद में, जैसे हम लोग को बहुत डीप में सपने वगैरह आते हैं उस समय सर कुछ तो सेंसेस रहते हैं सर। जो ब्रेन काम कर रहा है वो तो बाहर से तो इनपुट नहीं ले रहा उस टाइम। नो सर, वो इंटरनली सर उसको मतलब उनकी मतलब सिग्नल्स कहीं से मिल रहे होंगे, जिसकी वजह से हम लोग को देखिए डीप में काफी अजीबोगरीब सपने वगैरह आते हैं, इसमें मतलब ब्रेन काम कर रहा होता है सर उस समय। यानी कोई मतलब चीज ब्रेन, क्रिएट हो रही है, कोई इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है, वो पुरानी मेमोरी से भी क्रिएट हो रहा हो सकता है। हाँ सर, ब्रेन मतलब मीन्स जी की सर। ब्रेन को सिग्नल सर मिल रहे हैं कहीं से, डीप सोने की स्थिति में भी उसको सिग्नल्स मिल रहे हैं कहीं से, तभी वो एक्टिव है सर। मतलब ब्रेन आपका उस वक्त एक्टिव है, लेकिन ये बाकी चीजें एक्टिव नहीं है। हाँ कह सकते हैं हाँ ऐसा सर, ये कुछ। कह सकते हैं क्योंकि उस समय टच भी नहीं पता चलता अगर गहरी नींद में है, तो सुगंध भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, अच्छा, आप नींद से जब उठ जाते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि आप सोए थे? हाँ सर, ये तो रहता है। ये होता तो है सर, ये तो एहसास होता है। या आप टोटली भूल गए होते हैं कि पिछले 10 घंटे में क्या किया था आपने या क्या हुआ था? नहीं नहीं सर, याद रहता है। सारा याद रहता है जगते तो सर। सर याद भी रहता है कि जगह है, अभी काफी देर लंबी नींद ली है, 2-3 घंटे की सोए हैं, इस तरह से याद तो रहता है सर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन 5 सेंसेस के ना होने पर भी एक जीवित होने का सेंस हमारे अंदर होता है? सर जैसे अगर हम लोग ये 5 सेंस ना हो, लेकिन सर अगर किसी आदमी के पास ये 5 सेंस ना हो, अगर वो बैठा है सर, तो उसको हाँ, सांस चलने का तो एक एहसास सर होगा ना, क्योंकि वो तो चल अपना काम कर रहा होगा ना, उसकी कि सांस, सांस चल रही होगी। ठीक है, सांस चलने को तो आपने लिंक कर रखा है ना कि सांस नहीं चलेगी तो मैं मर जाऊंगा। ठीक जी है, थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि ये पांचों सेंस जो है आपकी किसी व्यक्ति की जो सो रहा है उसकी हटा ली गई थी, और ये चारों पांचों सेंस जो है इनको निष्क्रिय कर दिया गया था, उसके जी नर्वस सर। सिस्टम में भी कोई दवाई डाल के उसको खत्म कर दिया गया है। जी सर। अब सो के जब वो उठता है तो उसको जीवित होने का एहसास है कि नहीं है? उस स्थिति में सर उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि सर वो एक तरह से कोमा वाली स्थिति सर हो जाएगी सर, मेरे वो मेरे जीवित मतलब जो है कि माइंड नहीं सेट है? काम कर रहा वो व्यक्ति जीवित है कि नहीं है? है। हाँ सर, जीवित तो है जीवित है। ही सर, सांस चल रही तो जीवित ही है, ब्रीथिंग कर रहा है तो। सांस चल रही है, जीवित है वो व्यक्ति, यानी कि अगर बायोलॉजिकली वो, तो जिंदा है ही सर। हाँ, उसकी बॉडी तो नहीं हो जाएगी ना? क्या सर, बॉडी? उसकी बॉडी सड़ तो नहीं जाएगी जैसे मृत मृत बॉडी सड़ जाती है? क्या उसकी बॉडी सड़ जाएगी 5 सेंसेस हटाने से? नहीं सर, नहीं शरीर की तो नहीं बॉडी सर, क्योंकि प्राण शरीर में मतलब जान तो रहेगी, सांस चल रहा है तो हाँ, शरीर तो मतलब रहेगा ही, जिस तरह से लाइफ पर्सन का इसका रहता मतलब है। कि लाइफ फोर्स उसके सर बॉडी के अंदर है, राइट, यस सर। जी जी जी, और यस सर। सेंसेस उसके खत्म हो गए हैं या क्षीण हो गए हैं, बट लाइफ फोर्स इज देयर। वो कोमा वाली स्थिति हो जाएगी सर हमारे ख्याल से। जैसे कोमा में आप जिंदा तो रहता है लेकिन वो मरा हुआ के समान ही होता है, लेकिन बॉडी सड़ती थोड़ी है कोमा वाले व्यक्ति की, जब तक सांस चलती है, तो वही बात जैसे है। हमने उसको वेंटिलेटर पे लगा दिया है, सर 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 जी,
अब वो जो है सांस वगैरह उसकी चल रही है, जीवित है वो, ब्रेन भी हाँ। उसका चल रहा है, जी जी बिल्कुल हार्ट वही भी स्थिति उसका थी पंप सर। कर रहा है, हार्ट भी उसका पंप कर रहा है, जी सर जी सर जी सर। तो जीवित है वो व्यक्ति। यस सर। अच्छा, पर कुछ बॉडी ऐसे भी अगर होता है कि ब्रेन खत्म हो जाता है कुछ लोगों का, जैसे ब्रेन कोमा में जाने का मतलब ब्रेन डेड हो गया। जी तो जो जी जी हाँ ये भी था। ऐसा भी देखा गया कि जो ब्रेन डेड हो जाता है वो भी जो है जीवित है, जी हाँ ऐसा भी देखा गया है। क्योंकि उसका पंप कर रहा है हार्ट, जी सर। हार्ट पंप करता जा रहा है, ब्रेन डेड हो चुका है। जी 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 हार्ट का पंप करने को हम लाइफ फोर्स से इक्वेट करते हैं कि उसके जी अंदर सर। जीवन है और वो सड़ेगा नहीं उसका शरीर जब तक जी हार्ट उसका पंप हो रहा है। जी जी तो कुछ हद तक हम इस निष्कर्ष पे यहाँ से हमें मिल सकता है इस तरह का निष्कर्ष कि जो लाइफ फोर्स है वो एक अलग चीज है और जो सेंसेस हैं वो एक अपने आप में एक अलग चीज है। जी जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम सेंसेस को एग्जामिन करने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम सेंसेस के माध्यम से ही एग्जिस्टेंस को समझते हैं और हम सोचते हैं कि जब सेंसेस नहीं होते हैं तो हम एग्जिस्टेंस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और अगर जैसे हमने कुछ देर के लिए हम सोचते हैं कि ये पांचों सेंसेस नहीं है तो अब कैसे समझ में आएगा कि आसपास क्या हो रहा है या अंदर क्या हो रहा है, तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसे जी बिल्कुल नहीं कंडीशन समझ पाएंगे जब सेंस नहीं रहेंगे। तो ऐसे कंडीशन में सेंसेस का रोल क्या है हमारे लिए और लाइफ फोर्स के लिए या लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंस है सेंसेस की, और सेंसेस का क्या कोरिलेशन या इंटर रिलेशन रहता है लाइफ फोर्स के साथ और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम एग्जामिन करना चाहते हैं। अब देखिए, अब जब हम अपने आसपास देखते हैं तो केवल हमारे पास ही सेंसेस नहीं है, प्लांट्स एनिमल्स के पास भी सेंसेस हैं। हम देखते हैं बहुत से जानवर हैं जिनके पास सेंसेस हैं। आपने देखा होगा कि चील होती है, चील के पास देखने की शक्ति मानव से ज्यादा प्रगाढ़ होती है, शायद आपने ये महसूस किया होगा। जो 5 सेंसेस हैं उनमें से जो देखने वाला जो सेंस है वो चील का हमसे बेहतर होता है। जी तो जी हाँ। ऐसा जैसे देखा गया है कि एनिमल्स के पास जो है वो कई चीजों में, कई मानों में बेहतर सेंसेस मौजूद हैं। अलग अलग एनिमल में अलग अलग सेंस स्ट्रांग होते हैं सर। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग सेंस मौजूद हाँ, है, बिल्कुल। जी 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 जैसे मैंने कि कुत्ते में सूंघने की क्षमता ज्यादा होती है सर। कुत्ते में सूंघने की क्षमता होती है। तो मैं जरा ये सेंसेस की क्षमताओं के थ्रू आपको जरा ले चलता हूँ कि कौन से एनिमल के पास क्या सेंसेस रह रही हैं। अब जैसे ये फोटो आपको नजर आ रही होगी, डक बिल्ड प्लेटिपस है ये। जी जी ये क्या है कि इसके पास जो है, इसके पास सेंसर्स होते हैं, इसके पास इतने स्ट्रॉन्ग सेंसर्स होते हैं कि इलेक्ट्रो रिसेप्शन के माध्यम से ये देख नहीं सकता है, लेकिन इलेक्ट्रो रिसेप्शन के माध्यम से ये बिल्कुल एक्यूरेटली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस से अपने प्रे को डीपेस्ट वाटर्स में भी ये जो है ट्रैक कर लेता है। और इतनी ज्यादा एक्यूरेसी है, कुछ कहने की बात नहीं है। और ये क्षमता केवल डक बिल्ड प्लेटिपस के पास है कि इलेक्ट्रो रिसेप्शन के माध्यम से इसका जो बिल है, बिल मतलब जो बीक है आपको आगे की तरफ दिख रही होगी सफेद कलर की, ये भरी हुई है जी जी इलेक्ट्रो रिसेप्टर से। और इसके अंदर इतने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल रिसेप्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को बहुत ही माइन्यूटली इतना बढ़िया ढंग से ट्रैक करते हैं कि चारों तरफ से आते हुए जो इम्पल्सिस है बहुत बढ़िया ढंग से पकड़ता है ये। तो अपने प्रे को, जैसे हम कोई किसी चीज को देख के पकड़ लेते हैं तो ये इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये अपने बीक से ही सीधे पकड़ लेगा वो।
ये तो आप लोग जानते हैं ये बैट है। जी जी। मजेदार बात आप देख रहे हैं कि जहां आंख होनी चाहिए वहां कुछ आंख जैसा बना भी रखा है ईश्वर ने, लेकिन ये देखने की शक्ति नहीं रखता है। दिन में ना सर, रात में तो सर देखता है। नहीं, इसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा। और ये जो क्या करता है, ये पूरा इको इको करता है, इको जनरेट करता है, अल्ट्रासोनिक जो आवाज है वो जनरेट करता है ये, और जो जब वो वापस आती है तो उसको ट्रैक करता है, और इसी से वो उड़ता है। इससे उड़ सकता है कि इतने तेज आवाज वापस आती है, वेव्स वापस आती है, उनको ट्रैक कर लेता है और बड़ी तेजी से उड़ पाता है। इसीलिए ये भी क्षमता इसके पास, इसको मिली हुई है। ये सांप है, देखिए सांप। सांप जो होता है, नेचर मैगजीन कहती है कि ये जो हंटर स्नेक्स होते हैं, वाइपर, पाइथॉन्स वगैरह वगैरह, ये डार्क में भी बहुत अच्छा अटैक कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रतिद्वंदी के मूवमेंट को इंफ्रारेड रेडिएशन के माध्यम से ट्रैक कर लेते हैं। थर्मल रेडिएशन होती है, इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन, जो कि दूसरे बॉडी एनिमल्स के बॉडीज एमिट करती हैं और उनको ट्रैक कर लेता है वो। हर बॉडी एनिमल की बॉडी से ये इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन निकल रही है, लेकिन सब लोग ट्रैक नहीं कर पाते। ये उसको इतना अच्छा ट्रैक कर लेते हैं जिससे कि उनको आराम से उसको पकड़ लेते हैं। ये हुआ स्नेक की बात। ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस के पास एक पोलराइज्ड विजन रहती है। अगर जो लोग फिजिक्स पढ़े हैं वो जानते हैं कि पोलराइज्ड लाइट होती है एक डायरेक्शन में, जो केंद्रित लाइट है उस टाइप की लाइट होती है। तो पोलराइज लाइट को देखने की क्षमता की वजह से बहुत अंधेरे अंधेरे जगह में भी ये ऑक्टोपस देख सकता है। इसकी विजन काफी साफ रहती है और साफ तरीके से देख सकता है। पोलराइज्ड विजन है इसके पास, और डार्क वाटर में भी आराम से देख के और अटैक कर लेता है। इसके जो 8 पैर हैं तो बहुत मजबूत होते ही होते हैं, वो एक अलग चीज है। और ऑक्टोपस के बाद तो कैटफिश। अब जैसे सेंस ऑफ टेस्ट की भी बात की जाए तो कैटफिश का जो सेंस ऑफ टेस्ट है वो इतना ज्यादा एडवांस्ड है कि जैसे हम लोग के अंदर जो है 10,000 टेस्ट बड होते हैं जीभ में, हमारे अंदर 10,000 टेस्ट के बड होते हैं, लेकिन कैटफिश में जो इसके पूरी बॉडी पे 1,75,000 टेस्ट सेंसिटिव सेल्स इसके पास होते हैं, कैटफिश के पास। और इन टेस्ट सेल्स की वजह से ये अपने फूड को बहुत ही, इसके अंदर एक काबिलियत रहती है कि मैं फूड को बड़े आराम से टेस्ट कर सकता हूँ, और टेस्ट से एक फूड को दूसरे फूड से फर्क कर सकता है। तो अगर दो जीवों के बीच में डिफरेंशिएट करना है तो उनके टेस्ट पे डिफरेंशिएट कर देगा वो। तो सोच सकते हैं कि टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल कोरोना के टाइम में लोगों का टेस्ट खत्म हो जा रहा है, तो वो कितने निष्क्रिय अपने आप को पाते हैं। टेस्ट या सूंघने की शक्ति जरा सी अफेक्ट हो जाती है तो आदमी घबरा जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि सेंसेस पर कितना हम लोग विश्वास करते हैं और सेंसेस पे कितना रिलाय करते हैं हम लोग। तो कैटफिश जो है इसके पास सबसे अच्छा सेंस ऑफ टेस्ट है पूरे एनिमल किंगडम में। इससे अच्छा सेंस ऑफ टेस्ट किसी भी एनिमल के पास नहीं। आते हैं अफ्रीकन एलिफेंट। सेंस ऑफ स्मेल की बात कर रहे थे अभी हमारे साथीगण।
तो अफ्रीकन जो बुश एलिफेंट है, सबसे अच्छी नाक है इसकी पूरे एनिमल किंगडम में। 2000 पावरफुल सेंसर हैं इसके सूंड में, जबकि कुत्तों के होते हैं करीब 1000। कुत्तों से भी डबल स्ट्रॉन्ग सेंसरी पावर है। जो लोग कुत्ते पालते हैं शायद वो हमको बता सकते हैं कि ये कुत्ते की जो सेंसरी पावर होती है कितनी स्ट्रांग रहती है, जो सूंघने की पावर है। कि मुझे तो बताया गया कि मालिक आता है तो 1 किलोमीटर दूर से भी कुत्ता उछलना शुरू कर देता है। अभी मालिक आए नहीं होते हैं घर, 1 किलोमीटर दूर से ही उछलना शुरू कर देता है कि वो आ रहे हैं, आ रहे हैं। और सूंघने की शक्ति इतनी स्ट्रांग है उसकी, यानी स्ट्रांग है और डिफरेंशिएट कर रहा है, एक सूंघ को दूसरे सूंघ से फर्क कर रहा है। इसके मुकाबले में ह्यूमंस के पास 400 और रिसेप्टर होते हैं सूंघने के। तो आप समझते सकते हैं कि हाथी जो होता है, पूरे जंगल में अगर हाथी का बच्चा कहीं खो भी जाएगा तो बहुत दूर से भी वो सूंघ के पहुंच जाएगा उसके पास। किसी से पूछना नहीं जाएगा बच्चा खो गया, बच्चा खो गया, कहाँ चला गया। हम लोग को तो बच्चे मेले में ही खो जाते हैं, हम लोग ढूंढ नहीं पाते। और यहाँ पे आप सोचिए कि कितना स्ट्रॉन्ग सेंसरी पावर है अफ्रीकन बुश एलिफेंट। और इस सेंस में मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको कि काऊ और डॉग, काऊ का नंबर आता है सेकंड नंबर पे एलिफेंट्स के बाद। तो अगर कोई जैसे गाय है और उसने एक बछड़ा दे दिया, अब आप जो है कमरे में बहुत सारे बछड़ों को बंद कर देंगे, मान लीजिए 1000 बछड़े बंद कर दिया आपने कमरे में, और उस गाय को एंट्री दे दी। जैसे ही आप गाय को एंट्री देंगे वो सीधे अपने बछड़े के पास जाएगी। वो सारे बछड़े देखने में भले ही एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन वो सूंघ के पहुंच जाएगी, क्योंकि हर बछड़े की सूंघ अपने आप में एक अलग सूंघ है और गाय उसको सूंघ लेती है। तो जैसे कुछ लोगों ने कुत्ते की बात की, तो कुत्तों का भी जो है वो सेंस ऑफ स्मेल काफी स्ट्रांग है। तो ये सेंस ऑफ स्मेल की बात हो गई। ऐसा नहीं कि ह्यूमन बींग्स का ही कोई सेंस ऑफ स्मेल बड़ा स्ट्रांग होता है, कुछ जानवरों को इतना बढ़िया सेंस ऑफ स्मेल दिया हुआ है। ये जूल बीटल है, एक बीटल परिवार का सदस्य है कीड़ा। अब ये जो है फायर को डिटेक्ट कर लेता है। इसके अंदर ये है कि अगर पाइन ट्री में आग लगी हो तो ये कई मीलों से इसको पता चल जाता है कि वहां पे आग लगी हुई है, और इस एबिलिटी को वो इस्तेमाल करता है फूड गैदर करने के लिए या अपने मेटिंग प्रोसेस में